ओके गाइस, सो आपने रीड किया ये इससे आसान इंफॉर्मेशन और कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये बहुत ही बेसिक सा इंफॉर्मेशन है और बहुत बेसिक सा सेट है। ये बहुत आसानी से कॉम्प्रिहेंड होने वाला है। ऑफ कोर्स इससे अच्छे क्वेश्चंस अभी हम करने वाले हैं लास्ट नेक्स्ट उसमें। सो किरिट है 5 लाख रुपीज विथ हिम। लकी ड्रॉ में उसने, ठीक है, लॉटरी अमाउंट से मिला उसको। अभी उसने डिपॉजिट किया है 20% ऑफ इन बैंक एंड 35% अमाउंट इन शेयर्स। एंड बचा हुआ जो अमाउंट बचता है उसको उसने क्या किया है, लैंड ऑफ पीस खरीद लिया है, पीस ऑफ लैंड खरीद लिया है। ठीक है, तो 5 लाख का कितना बाइफोकेशन होने वाला है? 3 जगह बाइफोकेशन। तो मैंने भी वैसे ही लिखा है 20% ऑफ 5 लाख विल बी हाउ मच। कैसे निकालेंगे? तो 5 लाख का 10% इज वॉट? 50,000। तो 20% विल बी 1 लाख। सो कैन आई से 1 लाख रुपीज उसने यहां पर इन्वेस्ट किया। करेक्ट। सो 1 लाख रुपीज यहां पर है। इसके बाद ही इन्वेस्टेड 35% अमाउंट इन शेयर। तो 35% ऑफ द टोटल। रिमेनिंग बोलता तो 1 लाख माइनस करके 35% निकालते, बट यहाँ पे क्या है, 35% ऑफ द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन वेयर, अमाउंट इन शेयर। सो 5 लाख का 35% कितना होगा? 1,75,000। एक और तरीका हो सकता था, ध्यान से समझिएगा। 5 लाख का 35% निकालने की जगह 3,50,000 का 50% निकाल सकते थे। यस और नो? कैसे? मैंने बस लैख को इधर से उधर शिफ्ट कर दिया, परसेंटेज को इधर शिफ्ट कर दिया। सो 3,50,000 का 50% इज इक्वल टू 5 लाख का 35%, विच इज वॉट, नथिंग बट 1,75,000। अब बचा हुआ जो भी अमाउंट है उसने क्या खरीदा है? लैंड खरीद लिया। कितने की लैंड खरीदा? 275 चले गए, 5 लाख टोटल थे, कितने बचे? 225, 2,25,000। करेक्ट। तो इस तरीके से बैंक, शेयर्स एंड लैंड में ये बाइफोकेशन है। इज इट क्लियर? दिस इज फर्स्ट इनिशियल पोजीशन। नाउ इसने बैंक में जो पैसे इन्वेस्ट किया है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पे 10% पर एनम से बढ़ने वाला। तो 10% और कंपाउंड इंटरेस्ट दो बातें हैं। 10% मतलब उसमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो हर साल कितना मिलेगा? 10%। सीआई बस इतना ही है फिलहाल, अभी अपन ने कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे एसआई सीआई के। एकदम सिंपल बात याद रखिए, 10% सीआई का मतलब है जो वैल्यू आप 10% कैलकुलेट करेंगे वो फाइनल वैल्यू पे निकलेगा। तो अभी हमारे लिए वैल्यू क्या है? बैंक में 1 लाख रुपए है, बैंक में 1 लाख जमा है, तो उसका 10% कितना होता है? 10,000। तो 10,000 रुपए हमने क्या किया है? पहले साल में इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में हमारे पास कितना पैसा हो गया बैंक में? 1,10,000। अब फिर से इसमें कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है? 10,000। 10,000 ही मिलेगा? नो। किस पे मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड मतलब जो वैल्यू अभी आपके अकाउंट में उस पे मिलेगा। तो कितना वैल्यू आपके अकाउंट में? 1,10 है, 1,10,000 है भाई। यस और नो? तो 1,10,000 का कितना मिलेगा? 11,000 मिलेगा। तो फाइनली हमारा बैंक में पैसा कितना है? 12,000 या 1,21,000? 1,21,000। यस और नो? तो यहां पर गेन और लॉस अपन देख सकते हैं, गेन और लॉस। तो गेन कितने का हुआ? 1 लाख रुपए लगाया था आपने, कितना हो गया फाइनली वैल्यू? 1,21,000। तो कितने का गेन हुआ है? ये पहला कंडीशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। 10% निकाला आपने। अब शेयर्स की बात चालू हुई। शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट किया, इज इन्वेस्टमेंट इन शेयर इज एप्रिशिएटेड बाय 20% इन फर्स्ट ईयर, बट डेप्रिशिएटेड बाय 10% इन सब्सिक्वेंट ईयर, while the price of land appreciated 10% each। तो ये भी 10% से बढ़ा है प्राइस, और बट शेयर का प्राइस बस बढ़कर कम हुआ है। तो पहले अपन शेयर को देख लेते हैं, कितने से बढ़ा है? 20%। तो फिर से वही 10% एंड 20%, व्हाट इज 10% ऑफ 1,75,000? एक जीरो कम करना है ना। 10% इज 17,500, उसका डबल करिए तो 20% मिल गया। 17,500 का डबल कितना होगा? 35,000। एक्सीलेंट। तो कितने का गेन हुआ पहले साल में? 35,000। तो कितना वैल्यू हो गया फर्स्ट ईयर के इनिशियल में? जोड़ो जरा, 80, 2,10,000। यस और नो? अब क्या होगा? शेयर का प्राइस है, ये तो वोलेटाइल है, तो कम ज्यादा होता रहेगा। तो कम हुआ, कितने से कम हुआ?
डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो कितने से कम हुआ? 21,000 से। तो 2,10,000 में से 21,000 माइनस करेंगे। पहले 20,000 माइनस करो, विदाउट राइटिंग ट्राई करते हैं। 2,10,000 में से 20,000 माइनस करिए पहले, 1,90,000। अब 1,000 माइनस करिए, 1,89,000। इसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? ओवरऑल प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? अरे भाई, इन्वेस्ट कितना किया था? 175। कितने का प्रॉफिट हुआ यहाँ? 14,000 का प्रॉफिट हुआ। यस और नो? अब बची हुई जो चीज बची है, लैंड बची है, इस लैंड को क्या होना है? एप्रिशिएट होना है 10% ईच ईयर। ये तो बैंक के जैसे ही है, तो हर साल 10% बढ़ेगा। तो कितना पहले साल में कितना? 22,500। 2,25,000 का 10%, एक जीरो कम, 22,500 कितना हो जाएगा बताओ? 2,47,500। फिर से 10% अप्रिशिएट होगा, कितना? 25,750, 24,750। अब कितना बचा? कितना हो गया प्राइस? जोड़ो भाई, ऐड करो। ये 50 हो गया, ये 7 और 5 12 हो गया। 2,72,250 हो रहा है। यस और नो? सो फाइनली लैंड का प्राइस जो है वो 272,250 हो गया है हमारे। अब हमारे को यहां पर भी गेन हो रहा है। फिर से गेन हुआ, कितने का गेन हुआ है? 225। और ये तो कितना हो रहा है टोटल मिला के? जल्दी से बताइए। 47,250, करेक्ट। तो टोटल गेन हो गया 47,250। बस। अब इसके आगे आपको कुछ और प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन इन सेट्स में एक बात ध्यान रखिए कि जितना कैलकुलेट करना है अपन ने लगभग निकाला। इसके बाद हम हर क्वेश्चन के बेसिस पे अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे, वॉट एवर बी द रिक्वायरमेंट इज। नो नीड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स ऑन दिस पर्टिकुलर सेट नाउ। हमारे पास लगभग सारा डेटा आ चुका है। जो कुछ भी बचा होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो नॉट लेट अस ट्राई 11। What was the total value of his investment at the end of the first year? एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कैसे निकालेंगे आप टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट? फर्स्ट ईयर के तीनों को ऐड करेंगे। तो क्या हो रहा है फर्स्ट ईयर के तीनों को? ये अब आपको खुद से करना है। जल्दी जल्दी ऐड करो, चलो इसको लिख लीजिए, ऐड करिए और मुझे बताइए आंसर क्या होने वाला है। फर्स्ट ईयर के तीनों को ऐड करो। बोलो भाई, कितना आंसर आया? 5.675 लैक्स। ओके, फैंटास्टिक। तो पहले का आंसर आ गया, correct? You just need to add these two values, this, and this. Okay. Now, what is the ratio of the amount he got from bank and shares together at the end of the second year to the price of a land at the end of the first year? Now, this is very, very, you need to be very careful. क्वेश्चन का सेट उसने बहुत इजी दिया है, बट आपको डेफिनेटली जब सेट इजी है तो क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट होने वाला है। एकदम आसानी से आपको 5 मार्क्स नहीं मिल जाएंगे, थोड़ा तो आपको एफर्ट्स लेना है। सो यहाँ ये बोल रहा है बैंक एंड शेयर का कौन कौन सा अमाउंट? सेकेंड ईयर का, मतलब दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों को ऐड करना है। और इसको किससे कंपेयर करना है? रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ अ लैंड फर्स्ट ईयर, मतलब इस वैल्यू। तो दीज टू को ऐड करिए, ये कितना बन रहा है? ऐड किया तो कितना बन रहा है? 121 एंड 189, 90, 3,10,000। तो हमारे पास बैंक प्लस शेयर सेकेंड ईयर में कितना है? 310, 3,10,000। एंड लैंड कितना है आफ्टर फर्स्ट ईयर? 24,750। ना तो फर्स्ट थिंग इज टू जीरोस को कट कर दीजिए, रेशो चाहिए आपको, करेक्ट? ये कैंसिल हो गया। आफ्टर दिस बोथ विल डेफिनेटली कैंसिल बाय 25। कैसे? इसके लास्ट में 75 है, इसके लास्ट में दो जीरो है, तो 25 से डिवाइड होने का रूल क्या है? आखिरी में दो जीरो रहे, 25 रहे, 50 रहे, 75 रहे, तो ये किससे कैंसिल होगा? 25 से। दोनों कैंसिल होने वाले। चलो 25 का टेबल पढ़ते हैं। 25 वन जा 25, हाउ मच इज रिमेनिंग? 6, है ना? तो 60, 25 टू जा 50, कितना बचा? 10, 100, 25 फोर जा, है ना? अब 25 का टेबल पढ़ना चाहिए, 9 टाइम्स जाएगा। 25 नाइन जा इज 225। कितना पहुंच गए हम? 225 तक। कहां तक जाना था? 247।
तो 225 247 कितना डिफरेंस है 22। तो 24 25 9 हो जाएगा फिर से एग्जैक्टली कैंसिल हुआ। इसके बाद और कैंसिल हो रहा है क्या ये 4 तो 6 7 किससे कैंसिल हो रहा है बताइए। ट्राई करो लिखो आप मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा जल्दी ट्राई करो। बराबर है कटने में कैंसिल होने में। इज इट करेक्ट इज इट करेक्ट कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है कोई बात नहीं कैंसिल हो बराबर किया मैंने 25 से कट किया आपने। अभी ऑप्शन में तो नहीं है ये आंसर। ठीक है सो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना होगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी पड़ेगी। हमेशा याद रखिए। सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू के हिसाब से अगर अपन देखेंगे सो ये कौन सा ऑप्शन हो रहा है वो हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे। सो ये लगभग अगर अपना ऐसा रेशियो आया देखिए 124 199 आया है ना। तो हम इसको 125 और 100 भी लिख सकते हैं लिख सकता हूं मैं। मैंने दोनों में एक एक ऐड किया है बस। तो दिस इज व्हाट 25 5 जा 25 4 जा। ऑप्शन में देना चाहिए था उसको बट नहीं दिया है तो हमको एक तो आंसर मार्क करना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट वी नीड टू डू इज ब्रिंग आउट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। करेक्ट सो द आंसर मस्ट बी 5:4। इज इट क्लियर। ओके व्हाट अबाउट 13th क्वेश्चन। What is the increase in the total value of his investment from the beginning of the first year to the end of the second year। कितना इंक्रीज हुआ मतलब इंक्रीज कैसे निकालेंगे। इन तीनों का एडिशन करो इन तीनों का एडिशन 21,000 14,000 कंपलसरी करना है आपको। भले ही आपने ये सॉल्व नहीं किया है बट तो भी ये कैलकुलेशन एटलीस्ट आपको रिवाइज करेगा वो डेज को वापस लाएगा भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन के विच इज मस्ट। और कैलकुलेटर कोई गलती से भी मत निकालना ऑनलाइन वाले भी भाई नॉट एक्सपेक्टेड। कितना हो रहा है दिस इज 82 250 करेक्ट। ओके इंक्रीज बोला है ना बेटा कितना होगा इंक्रीज इंक्रीज मतलब ये गेन हुआ ना अपने को तीनों साल इसका एडिशन दैट्स इट। व्हाट अबाउट 14th क्वेश्चन। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर टू द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। बिगिनिंग एंड एंड। तो ये देखिए बिगिनिंग में कितना था 5 लाख। एंड में कितना है फर्स्ट ईयर के एंड में 5,67,500 है। तो कितने का इंक्रीमेंट है यहां से यहां तक 67,500। और ये परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज हमेशा ग्रोथ जब निकालोगे तो प्रीवियस ईयर विल बी योर बेस। तो प्रीवियस ईयर मतलब क्या बेस होना चाहिए 5 लाख। यस और नो। तो 67,500 अपॉन 5 लाख into 100 correct this will give you the percentage in simple sentence। so what is your answer। ये दो जीरोस यहां कैंसिल हो गए ये दो जीरोस और कैंसिल हो गए 50 बचा है नीचे और ऊपर 675 तो 50 नहीं कटेगा 5 से कटेगा फिर 25 से कटेगा 25 टू जा। और ये कितने बार कट रहा है 25 का स्क्वायर है तो ये 25 टाइम्स जाए करेक्ट। नहीं 25 का स्क्वायर नहीं है ये 27 टाइम 25 का स्क्वायर है 625 जैसे 670 27 टाइम्स जाएगा और 2 से डिवाइड किया तो कितना होता है 13.5। अंडरस्टूड क्या था क्वेश्चन 5 लाख से कितना इंक्रीमेंट हुआ है दैट इज व्हाट इट इज आस्किंग। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू। तो 4 ही क्वेश्चन थे कि और है एक और है आप पढ़ना पड़ेगा भाई उसको पढ़ो आप क्योंकि मैं इसको हिला नहीं सकूंगा टेबल हिल जाएगा। Okay, so what is your answer for 15th now? टेबल बनाया था ना सभी ने। So what is the ratio of the increase in the value of his investment from beginning of the first year to the end of the first year to the increase in the value of the investment from the end of the first year to the end of the second year। So we know increase पूछा गया है increase कैसे निकालोगे आप। सबसे पहला बात है इंक्रीज इंक्रीज का मतलब होता है डिफरेंस। तो डिफरेंस तो कितना डिफरेंस है यहां से यहां तक का 67,500 ऑलरेडी दो बार निकाल चुके हैं आप। उसके बाद यहां पर अपने पास आ जाएगा तो ये फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर का डिफरेंस हो गया और यहां से यहां तक का जो डिफरेंस हो गया वो क्या हो जाएगा
सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर का डिफरेंस, तो बताओ कितना हो रहा है। नहीं, यही निकालना है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर टू द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर टू द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर टू, हाँ बराबर है। तो कितना हो रहा है, फर्स्ट बिगिनिंग टू फर्स्ट कितना हो रहा है, बिगिनिंग टू फर्स्ट इज 67,500, और दूसरा क्या बन रहा है रेशो, यस बताओ, इसको ऐड करो दिस वैल्यूज, हाँ 582 250 कितना चेंज है बताइए, हाँ 14,000। तो ये फर्स्ट ईयर टू क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर हो जाएगा 14,750, यस और नो। वो चार्ट में आपके पास डेटा क्लियरली मेंशन्ड है। तो अब बताइए इसका रेशो निकालना, ये कट जाएगा। अच्छा, ये 25 से डिवाइड होगा क्या, है ना, होगा ना। आखिरी की दो डिजिट्स क्या है यहाँ पे, 50, यहाँ क्या है 75, 25 के टेबल में आते हैं तो ये डिवाइड होगा 25 का टेबल। अच्छा 25 का टेबल नहीं भी आ रहा है तो टेंशन नहीं, 5 से तो होगा, 5 से 2 बार होगा, कुछ नहीं उसमें, ठीक है। तो 25 टू जा 50, कितना रिमेनिंग है 17, 175, मतलब 25 7 जा, तो ये 270 टाइम्स हो गया। अब ये डायरेक्टली मुझे 25 को 5 टाइम्स लेके जाना पड़ेगा, 25 5 जा 125, 22 रिमेनिंग, मतलब कितना हो गया ये 225, तो 25 9 जा, तो व्हाट इज द ऑप्शन, 270 is to 59, understood। सो इट्स अ इजी सेट, बट क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन था, आप मान सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, कैलकुलेशन कुछ तो रहेगा ही, तभी आप थोड़ा उसमें टाइम दे पाएंगे। अगर क्वेश्चंस भी इजी होंगे तो फिर बहुत इजी सेट बन जाएगा। तो ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सेट। आगे बढ़े, एनी वन एनी क्वेरी फॉर, मतलब अभी तक। तो चलिए फर्स्ट सेट करेंगे अब हम। फर्स्ट सेट जिसमें डेटा मिसिंग है, इट्स अ गुड सेट एक्चुअली। ये वाला सेट, यू जस्ट नीड टू बी केयरफुल अबाउट रीडिंग अ डेटा। डेटा थोड़ा सा बड़ा है, आपको ऐसे का ऐसा चार्ट बनाना है और उसमें कुछ एड ऑन कर सकते हैं आप स्मार्टली अपने तरफ से। तो वो क्या एड ऑन करना है वो आप देखिए, बट चार्ट इसी तरीके से बनेगा जैसे अभी हमने बनाए थे। ऐसा ही एक चार्ट बना के रीड द डेटा केयरफुली, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रिहेंड करके जो आपको लगता है उसको सॉल्व करने का कोशिश करो। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट फिर हम लोग फाइनली बनाने वाले हैं। चलो लिखो, करो। इसमें आपको मेल फीमेल में भी टोटल ऐड कर लेना चाहिए था, तो इससे थोड़ा कन्वीनियंट होता था, बाकी ग्राफ सेम ही रहे। ठीक है, मेल एंड फीमेल में भी टोटल ऐड कर सकते थे। ये मार्केटिंग हो गया, ऑपरेशंस, प्रोडक्शन, अकाउंट एंड टोटल। So this is a caselet based set, but missing the data वाले कॉन्टेक्स्ट पे है। मिसिंग द डेटा मतलब यहां पर इंटेंशनली कुछ डेटा को लेफ्ट आउट किया गया है। ये सेट अनडाउटेबली पिछले वाल से थोड़ा एक अच्छे लेवल पे है, और आपको कॉम्प्रीहेंड करना पड़ेगा, कई सारी इंफॉर्मेशन को इंटरकनेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें से जो इजी इंफॉर्मेशन है उसको तो पहले पिक कर लें हम। करेक्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज द इजीएस्ट वन आई थिंक, करेक्ट। तो ये टेबल तो मैंने रख लिया है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, अब मैं यहां पर तक पहुंच गया हूं। ठीक है, चलो। नाउ द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल is 2:1. So that means this is 2 and this is 1. So if this is 2 मतलब ये 1600 है, तो females will be half of the male. Very simple, 800. This will be what, 24. So this is first information. I think सबको comprehend हुआ perfectly. Perfect. आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इंफॉर्मेशन से लेके फिफ्थ तक मैं पूरा पढ़ूंगा, क्योंकि पहला इंफॉर्मेशन इजी था, बट बाकी वैसा नहीं है। तो अब हम सेकेंड फिफ्थ तक पूरा पढ़ेंगे, एंड देन आप अपने कॉम्प्रीहेंशन से बताइए कि सर इससे पिक करने से ज्यादा इजी रहेगा। ये वाली इंफॉर्मेशन शुरू करते हैं, ठीक है। तो द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज 865। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द मार्केटिंग एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट इज 3:1।
1 and that of production and account department is 7:1, the number of male in the marketing department is 80% more than the number of employees in the account department. And the last information is the number of male in account department is 1/3 of the number of female in the marketing department. So in simple sentence, we have 4 more information to plot this, and based on that, तो अभी यहाँ थोड़े variables आएंगे, है ना, जो हम नहीं चाहते हैं, बट तो भी यहाँ रखना पड़ेगा variables, क्योंकि अनडाउटेबली एग्जैक्ट डेटा नहीं है, बट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. आपके अंदर बस वही है कि कनेक्शन कैसे बैठाते हो एक इंफॉर्मेशन को दूसरे से. ठीक है, तो हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज 865. सो यहां बहुत क्लियरली दिख रहा है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ऑलरेडी 435 एम्प्लॉइज हैं, फीमेल हैं. यस और नो प्रोडक्शन में. तो एक बात जो इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है यहाँ पे, वो क्या नहीं दी हुई है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ज्यादा है या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ज्यादा है. बट ये बहुत क्लियरली दिख रहा है कि प्रोडक्शन में फीमेल ही 435 है, इसमें मेल भी ऐड होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इंप्लॉय ज्यादा होने वाले हैं. तो वी कैन सिंपली से, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक्स इंप्लॉइज हैं, सो हाउ मेनी इंप्लॉइज विल बी देयर इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट? कितना? एक्स माइनस 865. दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 865 है. तो एक बात याद रखिए, वाई मत लिखो. वाई लिखने से क्या हो जाएगा, एक नया वेरिएबल का इंट्रोडक्शन होगा विच विल बी वेरी वेरी डेंजरस. तो ये आपको नहीं करना. तो ये क्या हो जाएगा मार्केटिंग? एक्स माइनस 865. और मेल कितने हो जाएंगे मुझे बताइए. एक्सेलेंट. तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 865 और ये हो जाएगा एक्स माइनस 435. समझ में आया क्यों? तो एक्स लेने का ये एडवांटेज हुआ कि हमने दो वैल्यूज को एक्स से कंपेयर, मतलब इन सिंपल सेंटेंस, मार्केटिंग का टोटल, प्रोडक्शन और प्रोडक्शन का टोटल हमारा इंटरकनेक्टेड है एक्स के थ्रू. ठीक है. नाउ कैन आई से दिस इज फर्स्ट सेकंड इंफॉर्मेशन डन हुआ यहां से, इसमें और कुछ नहीं लिखा है. नाउ आफ्टर दिस इट इज सेइंग the ratio of the number of employee in marketing and operation department is 3:1 and that of production and account department is 7:1. तो wonderful. marketing and operation का रेशियो क्या है? 3:1. और ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय मतलब दिस वैल्यू. तो मार्केटिंग कितना है? 3. और उसका कंपैरिजन किसके साथ है? ऑपरेशन. तो 3:1. सो अगर 3 का वैल्यू 8x माइनस 865 है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्सीलेंट. x माइनस 865 डिवाइडेड बाय 3, उसका 1/3 हो जाएगा. यस और नो? सुपर. इसके बाद अगर हम देखते हैं कि द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और किसका रेशियो दिया हुआ है? प्रोडक्शन एंड अकाउंट. तो ये कितने के बराबर दिया है? 7. तो ये कितना है? 1. तो कहना ही से अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा? x बाय 7 हो जाएगा. तो चारों का ग्रैंड टोटल किसके कंपैरिजन में आ गया? एक ही वेरिएबल के कंपैरिजन, विच इज x. x मिल रहा है क्या? मिल रहा है कि नहीं? x मिल रहा है. तो अभी आपको 2 मिनट दे रहा हूं मैं. x क्या होगा वैसे बताइए? एक्सीलेंट. टोटल का समेशन ना, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 इक्वल टू 2400 है. तो आपको क्या करना है? x माइनस 865 प्लस x माइनस 865 अपॉन 3 प्लस x प्लस x बाय 7 इज इक्वल्स टू व्हाट? 2400. तो x आ जाएगा. निकालिए. आगे आगे बढ़ने के पहले हम x क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज x आने से हमारा ग्रैंड टोटल कंपैरिजन करना इजी हो जाए. आप निकालो, अल्टीमेटली मैं सॉल्व करके दूंगा, आप चिंता मत करिए, पर आप ट्राई करो. पहले ये 865 को उड़ा दो वहां से. उसको वहां रखने की जरूरत है क्या? पहला वाला जो 865 है ये चला जाएगा, करेक्ट. ये नहीं रखना वहां पे. ये रखोगे तो दिक्कत करेगा. 865 को लेके चले जाइए वहां पे. कैसे कैंसिल होगा भैया? कौन सा माइनस में? नहीं, नहीं. थोड़ा सा कैलकुलेशन डेफिनेटली बढ़ेगा. 865 को यहां शिफ्ट कर लीजिए तो क्या बचता है? ये
एक्स प्लस एक्स माइनस 865 अपॉन 3 प्लस एक्स और एक्स 2x हो गया, राइट? ये x और x 2x हो गया ना, और x बाय 7, तो छोटा कम वेरिएबल कम दिखेंगे ना टर्म्स, तो इजी दिखेगा आपको, इज इक्वल्स टू 2400। अब इनका एलसीएम कितना होगा 3 और 7 का? ऐसा लिख सकते थे अपन, तो 3 और 7 का एलसीएम इज 21। सो 21 1 टू जा, यहाँ पे कितना हो गया ये 42x। ये कितना हो जाएगा प्लस 3 7 जा, कितने बार जा रहा है 7 टाइम्स, 7 टाइम्स मतलब 7x माइनस 865 एंड 21 7 से 3 बार गया तो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 3x इज इक्वल्स टू 2400। आया समझ में? फ्रैक्शन ऐड करना याद आता कि याद करवाऊं फिर से? फ्रैक्शन ऐड करना भूल गए? कैसे ऐड करते हैं भाई? एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर? 1 3 और 7 का एलसीएम कितना होगा 21। ठीक है, तो एलसीएम हमारा 21 आया, याद से याद करिए। 21 को हमने ये डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, कितने बार डिवाइड हुआ 21 टाइम्स डिवाइड हुआ। तो 21 जितने बार भी डिवाइड होता है हम उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 21 टू जा 42। तो पहला टर्म कितना आया 42, यस। सेकेंड, अब हमने 21 को किससे डिवाइड किया 3 से, कितने बार डिवाइड हुआ 7 टाइम, तो 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे इसको x माइनस 865 को। इसके बाद हमने क्या किया 7 को डिवाइड किया, कितने बार डिवाइड हुआ 3 बार, सो 3 किसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को 3x। बस एक ही कैलकुलेशन बड़ा दिख रहा है और वो ये, और वो भी 7 से ही मल्टीप्लाई करना है। 865 को 7 से मल्टीप्लाई करो, बाकी सब तो छोटे हैं। और ये 21 कहां शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। चलो बताओ कितना हो रहा है ये? हाँ वो भूल ही गए अपन, वो किधर गया? ये लो भाई, आई एम सॉरी। हाँ 3265। 21 से मल्टीप्लाई मत करना उसको, क्यों नहीं करना अभी आपको दिखेगा, देखो। बस उसको 21 लेके बस जाओ वहां, करो करो। और कोई फोन फोन नहीं है, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं। तो 42x 7x माइनस हाउ मच 6055 प्लस 3x, और इन दोनों का एडिशन कितना है 3265 इंटू 21। परफेक्ट। अब इसके बाद इनको ऐड करो 42 49, और ये कितना हो रहा है 3, हाउ मच 52x माइनस 6055 कहां जाएगा बाजू में जाएगा 3265 इंटू 21 प्लस 6055। अब एक ये आखिरी कैलकुलेशन ये बड़ा वाला है, ठीक है। 3265 21 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप? 21 से मल्टीप्लाई करने के लिए लॉजिकली हम किससे मल्टीप्लाई करें पहले 20 से और फिर 1 से। तो 20 से मल्टीप्लाई करना मतलब करना क्या है 2 से मल्टीप्लाई, एक जीरो, सुपर, ये आपको करो ऐसे ही करके बताइए, कैलकुलेट करो 20 से मल्टीप्लाई मतलब 2 से मल्टीप्लाई एंड एक जीरो ऐड करना है। इट्स फाइन अगर गलत भी आए, बट आपको कलम चलाना जरूरी है या कंपल्सरी आप कैलकुलेट करिए, दिस इज अ गुड रिवीजन। 68, तो 52x 685 565 प्लस 6055। अब ऐड करो 6055 74620 74620। अभी x का वैल्यू आने वाला है डिवाइड बाय 52। बताओ कितना हो रहा है? डिवाइड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कंफर्म डिवाइड होना चाहिए। किससे पहले कटेगा 52 को 4 से डिवाइड करो पहले, 4 से डिवाइड करो। अच्छा 52 का टेबल पढ़ रहे हो सीधे? अरे वाह, सुपर, वेरी गुड। जरूरत ही नहीं फिर, मेरे को लगा भी 52 थोड़ा टेंशन वाला नंबर है। तो देखो कितना आ रहा है, 1 मिनट है और कोई बोलेगा नहीं, जितना भी आएगा एकदम 2 मिनट आप सब शांत रहिए। लेट अस ट्राई एवरीवन। ये डिवाइड हो रहा है, मैंने चेक कर लिया है।
और अगर ये डिवाइड हो गया तो 85% क्वेश्चन खत्म हो गया फिर यहाँ। बस अब जो बची हुई वैल्यूज हैं उसके ऊपर आपको प्लॉट करना है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी गॉट एक्स। क्या मिल गया हमको? एक्स। एक्स का वैल्यू कितना आया? 1435। सो हम स्मार्टली अब क्या करने वाले हैं, जहां जहां एक्स है वहां पे हम क्या लिख देंगे, उसकी वैल्यू लिख देंगे। सो दिस इज व्हाट 1435। अब एक्स बाय 7 कितना होगा? डिवाइड बाय 7, राइट? यस और नो? है ना? तो डिवाइड, आप ध्यान से देखिए, मैं इसको रब करते जा रहा हूं, आपने चार्ट बनाया था, है ना? 25। हाँ, वेरी गुड। गलत हो गया। क्या? 25 7 से कितना होता? 175। आपने इसको 7 से जब डिवाइड किया तो 7 टू जा 0 एंड 7 5 जा, सो दिस इज व्हाट 205। सुपर। अब ये वाला बताओ कितना होगा? x माइनस 865 निकालो, कितना हो रहा है? 5 575 570 हो रहा है, यस और नो? और न्यूमरेटर 570 है, ये वाला वैल्यू में देखो, 570 बाय कितना है? 3। तो 570 बाय 3 कितना हो रहा है? 570 बाय 3 इज 190। सुपर। सो दिस इज 19। मिल गए चारों वैल्यूज। अच्छा, एक और बचा है, ये वाला प्रोडक्शन का। ये वाला कितना है? 1000 है। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, एब्सोल्युटली परफेक्ट। सो हमने बहुत बड़ा टास्क अभी हमने कंप्लीट कर लिया। ये 1000 हो गया। क्लियर है? तो चलो अब अपन अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ना सॉरी, क्वेश्चन नहीं, अभी हमारा बचा हुआ जो क्वेश्चन है उस पे। तो हमने बाय थर्ड इंफॉर्मेशन व्हाट वी डिड इज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तक हमने ये इतना डेटा निकाल लिया। अब देखिए फोर्थ में, रीड द डेटा केयरफुली। द नंबर ऑफ मेल्स इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट is 80% more than the number of employees in account department. So what is the number of employee in account department? 205। तो मेल इन मार्केटिंग कितना है? 80% ज्यादा है। किसका 80% ज्यादा है? टोटल एम्प्लॉय जो है उसका 80% ज्यादा है। तो 205 अकाउंट डिपार्टमेंट के 205 का 80% पहले निकालेंगे हम। 80% निकालने का दो तरीका है, एक तो 10% का 8 टाइम्स करिए, या 100% में 20% माइनस कर दीजिए। तो व्हाट इज 100%? 205। तो 20% कितना होगा? 10% का डबल। व्हाट इज 10%? 20.5। उसका डबल करो, कितना हो गया? 20.5 का डबल ट्राई करो, 20 का डबल 40, 0.5 का डबल 1, 41। तो 201 में से 41 माइनस करेंगे तो 80% आ जाएगा। कितना हो रहा है? 2015 माइनस 41, हाउ मच? 41। तो अकाउंट डिपार्टमेंट 205 है, इसका 80% ज्यादा क्या है? मार्केटिंग मेल है। सो कितना हो गया ये? 963। दिस इज 369। Yes or no? This is 369। Now tell me females in marketing department। जो जो डेटा है उसको निकालते हुए चलना है हमको। फीमेल कितने होंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में? 570 माइनस 369, 20201। एकदम सिंपल है। आ रहा है समझ में? परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। आखिरी इंफॉर्मेशन, मोस्टली ये आपका शायद क्वेश्चन कंप्लीट करेगा। द नंबर ऑफ मेल इन अकाउंट डिपार्टमेंट इज 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो नंबर ऑफ फीमेल कितने हैं? 201। सो नंबर ऑफ मेल इन अकाउंट कितने हो जाएंगे? 1/3। 201 का 1/3 कितना? 67। दिस इज 67। सो दिस वैल्यू विल बी हाउ मच? 205 माइनस 67 कितना होता है? 60 माइनस करिए पहले, 145। अब 7 माइनस करिए, कितना हो गया? 138। इज इट 138? नाउ वी कैन कैलकुलेट ऑपरेशंस आल्सो। हाउ कैन वी कैलकुलेट ऑपरेशन? टोटल फीमेल इज 800। आउट ऑफ फीमेल इज मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड अकाउंट को अगर माइनस करेंगे तो ऑपरेशन आ जाएगा। वैसे ही टोटल मेल भी आ सकता है, बट टोटल मेल के लिए 1600 में देखो, स्मार्टली कैलकुलेट करना दो तरीके हैं।
पहला आप फीमेल निकाल के टोटल में से माइनस कर दो, और दूसरा होगा फीमेल और मेल अलग अलग निकाल लो। कौन सा सही रहेगा? टोटल में से माइनस इधर करना सही, क्योंकि 1600 इज अ बिग नंबर ना। तो अपन ये छोटे नंबर से करेंगे। छोटे से फीमेल मिल गया, जो फीमेल आ जाएगा उसको 190 में से माइनस करेंगे। लेट अस ट्राई। चलो निकालो, फीमेल निकालो पहले, कितना आ रहा है? 800 में से ये तीनों को माइनस करो। पहले ये तीनों ऐड करिए, मार्केटिंग फीमेल, प्रोडक्शन फीमेल एंड अकाउंट फीमेल। 7 7 7 4, so 26 females. And how about males in operation? 164. Finished. सही है। इट्स नो डाउट कैलकुलेटिव सेट, 5 मिनट में 5 क्वेश्चंस नहीं होंगे, बट समटाइम यू नीड टू स्पेंड मोर टाइम। बट एक बात अच्छा था इस क्वेश्चन में, हमारा आउटकम ये है कि वी हैव डन लॉट मेनी कैलकुलेशंस, तो वो एक आपका रिकलेक्शन हुआ है। अब जल्दी जल्दी इसके क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं, चलिए। तो पहला बात तो ये है कि क्वेश्चन नंबर सबसे इजी क्वेश्चन है उनको पिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्ट्रेट अवे दे रहा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर स्ट्रेट अवे आ रहा है क्या? तो जो क्वेश्चन का आंसर आपको सीधा मिल रहा है उसको पहले पिक कर लो, है ना। और कौन सा इजी क्वेश्चन है? फोर्थ भी इजी है, बताओ कितना है? इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन डिपार्टमेंट is the number of male less than the number of female? Number of male is less than number of female, तो number of male female से, अरे 3 कैसा है? ओनली अकाउंट डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ मेल इज लेस देन, तो आंसर इज 1। बाकी जगह उल्टा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इज द परसेंटेज ऑफ मेल द हाईएस्ट? चलो ठीक है, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब 2 क्वेश्चंस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, बाकी 3 को हमको कैलकुलेट करना। तो चलिए 1 से ही शुरू करते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉई इन अकाउंट डिपार्टमेंट इज मेल इन द ऑपरेशन डिपार्टमेंट? अरे ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, क्या बोलना चाह रहा है ये? देखो ट्राई करो। व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉई इन अकाउंट डिपार्टमेंट इज द मेल्स इन ऑपरेशन डिपार्टमेंट? ओके, व्हाट परसेंट ऑफ एम्प्लॉई इन अकाउंट डिपार्टमेंट नहीं, ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। देखो, व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉई इन अकाउंट डिपार्टमेंट, इन अकाउंट डिपार्टमेंट। तो अकाउंट डिपार्टमेंट का हमें बेस चाहिए। ऑफ कहां पे लिखा है? अकाउंट डिपार्टमेंट के पास में आ रहा है, तो अकाउंट डिपार्टमेंट विल बी अवर बेस, ठीक है। इस द मेल्स इन ऑपरेशन डिपार्टमेंट, तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट के क्या चाहिए? मेल्स, इसको कंपेयर करना है, और इनटू 100। सो व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अकाउंट डिपार्टमेंट? 205। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन डिपार्टमेंट कितना है? 164। यस और नो? तो ये आपका कितना परसेंट है? तो लगभग कितना परसेंट बन रहा है देखिए, अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट बन रहा है? कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट वे विल बी, फंडामेंटली आप ऐसे जा सकते थे, 5 4 जा, 5 1 जा एंड 5 20 जा, ठीक है। और अगर अपन इसको डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। इससे अच्छा एक तरीका ये है कि हम ये वैल्यू को लगभग लिख लेते हैं। ये जो वैल्यू है 160 अपॉन 200 भी लिख सकता हूं मैं रफली। कितना परसेंटेज हो रहा है ये? 160 अपॉन 200 इन 200, मैंने 4 4 5 यस 80 के आसपास। तो दिस इज 80%। ऑप्शन इंटेंशनली बहुत दूर दिए गए हैं ताकि आपको एग्जिट नहीं बनाया गया है। एग्जिट निकालना नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि एग्जिट के लिए बहुत क्लोजेस्ट ऑप्शन चाहिए होते, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। 4 और 5 का 80 निकल रहा है, ऐसा थोड़ी ना है। मैंने दोनों में से इंटीजर लास्ट डिजिट 0 को ले आया, तो दोनों में 4 4 कम कर दिया लगभग, एक में 4 एक में 5 कम किया। सो एग्जैक्ट 80 नहीं है, ये 80 के आसपास है। और हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ऑप्शन देखो कितने दूर दूर है, 20 का गैप है। अगर आप एग्जैक्ट निकालोगे भी तब भी आपका 80 के आजू बाजू का आंसर है। तो इट्स बेटर टू कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट। यस और नो? ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉई इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू द नंबर ऑफ फीमेल इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट? सो बताइए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉई इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज 570, करेक्ट? 570 है।
एंड किससे निकालना, नंबर ऑफ फीमेल इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सो नंबर ऑफ फीमेल कितने हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, 435। अब अपने को 5 का ही टेबल से स्टार्ट करते हैं अपन। 5 से डिवाइड किया तो कितना होगा, 5 1 जा 5 8 जा 5 7 जा। अभी और किससे जा रहा है ये, 3 से और कैंसिल होगा ये, देखो 3 3 जा एंड 3 8 जा, तो ये कितना हो रहा है, 3 2 जा एंड 3 9 जा। एग्जैक्टली, यस, एक्सीलेंट, ऑप्शन नंबर ए, 38:29। पहला क्वेश्चन कैसे किया, क्लियर है आपको। मैंने इंटेंशनली, देखो ऑप्शंस देखा हमने, ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, बिकॉज ऑप्शंस के थ्रू ही आपको हर प्रकार के सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे भाई। अपन ने देखा ऑप्शंस काफी दूर है, हमने दोनों को अप्रोक्सीमेट लिख लिया और एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में नहीं भागे हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो सीधे सीधे दिख रहे हैं। फिफ्थ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इज द परसेंटेज ऑफ मेल द हाईएस्ट। कैसे निकालोगे आप, हाउ विल यू कैलकुलेट, लॉजिकली हाउ विल यू कैलकुलेट, सबका निकालने की जरूरत है। अच्छा, दो ऑप्शन क्लियरली कैंसिल हो रहे हैं, अकाउंट तो हो नहीं सकता क्योंकि फीमेल्स ज्यादा हैं, और मार्केटिंग भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों लगभग बराबर दिख रहे हैं, तो ये दो चले गए। तो कौन से ऑप्शंस बचते हैं आपके पास। हाँ, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको देखना है मेल एम्प्लॉय का परसेंटेज सबसे ज्यादा किसमें, तो ऑपरेशन या प्रोडक्शन इज माय आंसर। अब आप यहां लॉजिकली देखिए, ये 26 से कितने गुना ज्यादा है, लगभग 7 टाइम्स से ज्यादा है, 7 टाइम्स है, यस और नो। तो 7 टाइम होने का मतलब है ऑपरेशन में 7 मेल है तो एक क्या है, फीमेल है। 7 टाइम होने का मतलब क्या हुआ, ऑपरेशंस में 7 मेल और एक फीमेल। अभी मैं एग्जैक्ट नहीं निकाल रहा हूं। और यहां कितने टाइम से मुझे बताओ, ये दुगना या लगभग, हाँ, तो लगभग 2 ढाई गुना होगा, मतलब 3 गुना भी नहीं है, तो लगभग 2:1 है। बोलो किसमें ज्यादा है मेल्स, ऑपरेशन, तो उसका परसेंटेज भी क्या होगा, ज्यादा होगा, यस और नो। ये 7/8 होगा और ये 2/3 होगा, लगभग लगभग। आप चेक करके देख लीजिए, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट ऑपरेशन में ही मेल्स हैं एज अ परसेंटेज। इज इट क्लियर। और अगर फीमेल पूछा होता तो आंसर क्या रहता, ये तो क्लियर है बिल्कुल, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं थी। अकाउंट्स में मेल्स आर वेरी लेस एज कंपेयर टू फीमेल्स, ओके। बाकी सब में उल्टा है, तो इसलिए देखने का जरूरत ही नहीं, फीमेल अकाउंट में सबसे ज्यादा हो गया। क्लियर है ये, आगे बढ़े, चलो। तो अभी हम एक और सेट करेंगे, नहीं इसके बाद वाला नहीं, 6 to 10 नहीं, दिखाना जरा। पहले हम करेंगे पीछे वाले पेज में 6 to 10, ठीक है। एम हैज सम अमाउंट विथ हिम इन द फॉर्म ऑफ 500 नोट्स, और फिर मैं एक वेन डायग्राम का सेट कराऊंगा। पीछे वाला 6 to 10 पे जाइए, एक मिनट में शीट में दिखाता हूं। ये हो गया लिखा हुआ 500 नोट्स वाला। दिस इज अगेन वेरी लॉजिकल सेट, ऑल्दो डेटा अच्छा दिया हुआ है, बट आप लॉजिकली सोचिए कि क्या उसमें जो डेटा है उसको कैसे कनेक्ट करना है इसमें, ठीक है। और अच्छे से ट्राई कीजिए ना, बात नहीं चाहिए भाई। और 2000 के नोट होंगे तो 7 अक्टूबर तक बदल सकते हो, 7 अक्टूबर तक हो गई है। चलो लेट अस ट्राई नाउ। M has a sum amount with him in the form of 500 notes. तो I told you कि थोड़ा लॉजिकली कनेक्ट करिए। 500 के नोट्स में उसके पास अमाउंट है, मतलब उसका मल्टीपल क्या होगा, 500 के मल्टीपल में होगा। तो अमाउंट कितनी हो सकती है, 5,000 हो सकती है, 10,000 हो सकती है, 5,500 हो सकती है, 6,000 हो सकती है। बट 5,200 रुपये हो सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि 5,200 के लिए उसके पास 500 के 10 नोट्स तो होंगे, बट 200 के लिए उसको 100 के या 200 का एक नोट चाहिए। सो लॉजिकली अमाउंट का है 500 के मल्टीपल में। दिस इज फर्स्ट थिंग। ही डिस्ट्रीब्यूटेड 1/3 ऑफ द अमाउंट विथ हिम अमंग हिज 5 सन्स। 1/3 ऑफ द अमाउंट जो था वो डिस्ट्रीब्यूट किया, इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि उसकी अमाउंट 3 का मल्टीपल भी है। कैसे समझ में आया, 1/3 आप अभी, अच्छा उसके पास 5,000 रुपए होंगे तो उसका 1/3 ले सकता है क्या वो, क्यों, व्हाट इज 5,000 इज डिविडेबल बाय 3, नो, दैट्स मींस उसका अमाउंट 3 का मल्टीपल भी है और 500 का मल्टीपल भी है। इसका मतलब उसका अमाउंट 1,500 का मल्टीपल। आ रहा है समझ में, 3 का भी मल्टीपल और 500 का भी मल्टीपल, इसका मतलब 1,500 का, 1,500। इज इट क्लियर, यहां तक बराबर है। आगे बढ़ते हैं।
in such a way that eldest son get the highest amount, second eldest son get the an amount less than that received by the eldest son, and so on. तो सबसे बड़े को सबसे ज्यादा मिलेगा और सबसे कम जो सबसे छोटा होगा, ठीक है. द अमाउंट रिसीव्ड बाय पी इज इक्वल टू द सम ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय टी एन आर. मैं पूरा पढ़ रहा हूं, बट मुझे एक बात समझ आ गया कि जब यहां से हमको फिर से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. तो देयर इज अ कोर इंफॉर्मेशन विच इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप बोल सकते हैं, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड जेनरिक इंफॉर्मेशन, ठीक है. तो जेनरिक इंफॉर्मेशन क्या होगा? जो पहले स्टेटमेंट में दिया था, जिसको हम कॉम्प्रीहेंड कर चुके हैं, जो मैंने आपको बताया एक्सप्लेन करके अभी तक, तो वो जेनरिक था. क्या जेनरिक था? कि 500 के नोट में है, मतलब 500 का मल्टीपल है, फिर वो 3 से डिवाइड हो रहा, मतलब 3 का भी मल्टीपल है. ये इन्फॉर्मेशन हमको यहां तक है, बट फिर भी देखो जो मैं कर रहा हूं वही आपको भी करना चाहिए. पूरा पढ़ूंगा मैं, और फिर से मैं दोबारा शुरू करूंगा ये वाली पैराग्राफ, ये वाले लाइन, ठीक है. तो द अमाउंट रिसीव्ड बाय पी इज इक्वल टू द सम ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय टी एन आर. The amount received by T is equal to the sum of the amount received by QNR. The amount received by S is equal to the sum of the amount received by PNR. And after distributing amount among his son, he gave 3/4 of his remaining amount with him to his wife. तो जो बचा हुआ है ना, अब यहां आप कंक्लूड नहीं कर सकते कि 3/4. तो 3/4 किसका किया है? 3/4 रिमेनिंग का. अगर 3/4 टोटल का किया होता तो एक बात और कंक्लूड हो जाती. क्या? वो 4 का भी मल्टीपल है. यस और नो? 4 का भी मल्टीपल, 3 का भी मल्टीपल, 500 का भी मल्टीपल. बट एक्चुअली 500 का मल्टीपल है, मतलब वो 4 का मल्टीपल. इसलिए बहुत कुछ एड ऑन नहीं होता. एक नंबर जो 500 से डिवाइड होगा वो 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो वो डिवाइड तो होना ही होना, मतलब 4 मे नॉट बी अ वेरी पावरफुल इंफॉर्मेशन, बट ठीक है. तो जो बचा हुआ पैसा था उसका 3/4 उसने रिमेन दे दिया, और फाइनली कितना बचा है उसके पास अब? 3/7. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ग्रैंड टोटल निकालें. ग्रैंड टोटल आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कितना आया? 22,500 आया. एनीवन एल्स? ओके, नहीं नहीं कर रहा हूं, शांति. मान के चलो टोटल अमाउंट उसके पास एक्स, ठीक है. एक्स का पहला हिस्सा उसने सन्स को दिया. कितना दिया एक्स को? 1/3. 1/3 दिया, मतलब कितना दिया? इसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है, कितना रिमेनिंग है जी? एक्स का x3 चला गया, तो 2x/3 बचा हुआ है. यस और नो? 1/3 गया तो कितना बचा? 2/3. सो 2/3 ऑफ एक्स इज रिमेनिंग अमाउंट. नो इस 2/3 का भी कितना वाइफ को दिया? वाइफ को गया एक मिनट, सॉरी, 3/4 गया किसको? वाइफ को. तो 2x/3 का 3/4 किसको मिल गया? वाइफ को. तो टोटल अमाउंट कितना गया वाइफ को? इसको नहीं कट हो रहा है, ये 3 से 3 चला गया, ये 2 से ये 2 चला गया, तो x/2 इफेक्टिवली कितना गया वाइफ को? आधा. तो बचा कितना है? रिमेनिंग. रिमेनिंग जो बचा हुआ है, दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन. हाउ मच? 6750. तो कितना बचा है बताओ? अरे भाई x था, x/3 सन्स को गया, और वाइफ को कितना गया इन टोटल? x/2. तो रिमेनिंग जो है वो रिमेनिंग है यहाँ पे, बस. x/3 सन्स को, वाइफ को गया x/2, तो जो बचा होगा वो रिमेनिंग होगा. तो कितना रिमेनिंग है बताइए? x इज टोटल, x3 और x/2 तो चला गया, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका, तो बचा कितना? तो एलसीएम निकालो. 3×2 = 6. तो ये कितना हो जाएगा? 2x 3x, ठीक है. और जो भी बचा होगा यहाँ पे बताओ कितना हो जाता है? 5x. तो x का वैल्यू क्या है? 5x/6. तो टोटल अमाउंट कितना है? x. हाँ जी, कौन सा वाला? अरे एलसीएम लिया ना बेटा, एलसीएम लो ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. आपको क्रॉस समझना है तो क्रॉस कर लो. चलो ये 2 इधर 3 इधर, ठीक है. 5x हो गया. तो टोटल अमाउंट कितनी थी? x. कितनी बांट चुका है वो? 5x/6. कितना बचा है? x/6 बचा हुआ. यस और नो? टोटल अमाउंट था x, उसमें से 5x/6 इज डिस्ट्रीब्यूटेड. हाउ मच इज रिमेनिंग? x/6.
तो x/6 के बराबर क्या दिया हुआ? 3750। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3750 इंटू 6, 22,500। एक्सेलेंट। जोड़ो, निकालो, फटाफट निकालो ये। कैलकुलेट तो करो, टोटल अमाउंट आ गई ना? समझ आया क्या किया मैंने? कुछ डाउट है तो पहले आप मुझसे पूछिए, फिर लिखिए। इज इट 22,500? मतलब उसके पास पैसे कितने थे? 22,500। अब हमारे को शुरुआत करना हमारे लिए अच्छा हो। अब हम शुरुआत कैसे करेंगे? 22,500 से कर, और कितना पैसा बांटा है उसने वो देखेंगे, और उसके बाद फिर से ये इंफॉर्मेशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, एंड देन उनको आपस में रिलेशन बनाए। इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन एक्चुअली। एक क्वेश्चन का तो आंसर आ गया क्या? कितने क्वेश्चनों का आंसर? चलो अब पहले यहीं पे अपन क्वेश्चनों के आंसर्स करते हैं। अभी मैं आपको इसको कैसे तरीके से सॉल्व करवाता हूं, पार्शली सॉल्व सॉल्व करते जाएंगे और आंसर्स मार्क करते जाएंगे। ठीक है, पार्सल सॉल्व करेंगे अपन। पहले हमारे पास क्या आ गया? टोटल। टोटल कितना है? 22,500 है क्या? कोई क्वेश्चन में 22,500 का? नहीं। सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। व्हाट इज सेवेंथ क्वेश्चन? द अमाउंट रिसीव्ड बाय एन। तो एन ने कितना रिसीव किया था भाई? x/2। टोटल वैल्यू कितनी है? 22/500। तो उसका आधा, आधा मतलब कितना? एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया अपने को बेस्ड ऑन दिस डेटा, 22,500। उसका आधा अमाउंट किसको मिला है? वाइफ को मिला है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है विदाउट रीडिंग डेटा अभी फिलहाल? और कुछ मिल रहा है क्या? द डिफरेंस बिटवीन, नो, अब नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, अब हम का सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो ये लिखा होगा आप सभी ने, ये लिख लिया है। अब इसको रफ करूं मैं? अब इसकी जरूरत नहीं है, अब हमारे को जरूरत है टोटल की। अब फिर से हम इसको लिख करेंगे। तो हमारे को पता है, अभी हमारे पास फाइनल जो कंक्लूजन निकला है वो ऐसा निकला है कि उस एम के पास 22,500 था, उसमें से उसने सन्स को दे दिया 1/3। करेक्ट? तो व्हाट इज 1/3? और वाइफ को कितना दिया वो तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कितना, और उसके पास कितना बचा है? हाँ, 3,750। ठीक है, अब कितने सन्स है उसके? 5 सन्स। अब एक खास बात इस 7,500 में है, और एक इंफॉर्मेशन। वो खास बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उसको कॉम्प्रिहेंड कर गए तो आगे 90-95% क्वेश्चन यही खत्म हो जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था उसने कि किसी भी सन को एक जैसा अमाउंट नहीं मिला। ऐसा कहाँ बोला है? ऐसा डायरेक्टली नहीं बोला उसने, बट हमको मतलब यही है क्या? एल्डेस्ट सन को सबसे ज्यादा मिला, उससे छोटे वाले को सबसे कम मिला। मतलब जितने भी सन्स हैं सबको क्या मिला है? डिफरेंट अमाउंट। अब कितने लोगों में बंटने वाला है पैसा? और मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए? 500 के मल्टीपल में ही जाएगा, तो 500 के मल्टीपल में जाएगा। तो मिनिमम कितना मिल सकता है किसी को भी? एक 500 का नोट। यस और नो? तो अगर मैंने देखा, मिनिमम फर्स्ट वाले को मैंने मिनिमम माना, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सो व्हाट इज द पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन? बिकॉज 7,500 इज नॉट अ बिग नंबर। हमें 5 लोगों में बांटना है, वो भी अलग अलग अमाउंट, और वो भी 500 के मल्टीपल में चाहिए। तो एक मिनिमम कितना दे सकते हैं? 500। अगर ये 500 है तो सेकेंड वाला कितना होगा? ये कितना होगा? ये कितना होगा? अब जोड़ो जरा इनको। 7,500, what does it mean? The distribution of the amount is in this condition. ये कैसे समझ में आया मुझे? क्योंकि वो अलग अलग अमाउंट पूरा होता है। अपन ऐसा कभी भी नहीं कर पाते जब उनकी अमाउंट सेम हो सकती थी। तो हमें एक बात क्लियर है कि मिनिमम 500 है और मैक्सिमम कितना है? 2500। अब अपन यहां रुकते हैं और अब देखते हैं कि क्वेश्चन का कोई आंसर हो रहा है क्या। कौन सा? नहीं, एन और एस नहीं, अभी एन और एस की वैल्यू निकली नहीं फिलहाल। फिलहाल कोई भी वैल्यू देखो जरा, एक बार क्वेश्चन पे नजर घुमाओ। 8 क्वेश्चन का आंसर निकल रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव्ड बाय द एल्डेस्ट सन एंड द youngest son? Who is the eldest son for us? 2500. What is the eldest son?
500, ये देखो, तो आंसर इज 2000। दो क्वेश्चन के आंसर हुए। ये मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा? क्योंकि सम टाइम यू मे हैव अ लेस टाइम अवेलेबल फॉर सॉल्विंग अ क्वेश्चन। तो ऐसा ना हो कि अपन पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम खराब कर दिए और क्वेश्चन के आंसर्स नहीं कर पाए। तो जितना डेटा हो रहा है उतना पढ़ते जा रहे हैं और उसमें से अपन डेटा निकाल रहे हैं। ऑल्दो अगर टाइम है तो रिकमेंडेड यही है कि पूरा सॉल्व करें। बट अगर अपने पास कम टाइम है तो अपन क्वेश्चन तो पढ़ ले, कम से कम दो तो मार्क हो गए अभी तक, भले ही हमारे पास पूरा डेटा नहीं आया है। तो अब हमको बचे हुए तीन क्वेश्चन के आंसर निकालने का एक ही तरीका है कि जो बचा हुआ डेटा है उसको हम कॉम्प्रीहेंड करें। तो जो कॉम्प्रीहेंशन है उसको अपन देखते हैं, फिर डिडक्ट करेंगे। तो ये बोल रहा है द अमाउंट रिसीव्ड बाय पी इज इक्वल टू द सम ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय टी एंड आर। तो पी इज व्हाट? टी प्लस आर। इज इट क्लियर? पहला इक्वेशन। व्हाट इज सेकेंड इक्वेशन? The amount received by T is equal to Q plus R. T is Q plus R. Wonderful. तीसरा, S is equals to what? S equals to P plus R. और कुछ बचा है? नहीं। सबसे बड़ा कौन है बताइए? क्यों S है? अभी आप लॉजिकली देखें, यानी S प्लस है ये नहीं कह सकते, बट लॉजिकली देखें, P T और R से बड़ा है और T Q R से भी बड़ा है। तो अगर मैंने इन दोनों को कॉम्प्रीहेंड किया तो P इज ग्रेटर देन T एंड R and T is greater than Q, मतलब P is also greater than what? Q। तो P is greater than T, R and Q। और अगर P T R Q से बड़ा है और P से कौन बड़ा है? S। S सबसे बड़ा होगा क्योंकि पांच ही लोग हैं, तो S इसके भी पहले चला जाएगा। तो S को कितना मिला भाई? तो S is the eldest son and S got 2500। एक और आंसर आ गया अपने पास। तीन क्वेश्चन के आंसर्स कर लिए हम। क्लियर है ये? अब बताओ, अब कैसे निकालेंगे और क्या करना चाहिए? हाँ जी। यंगेस्ट कौन है? आर क्यों है यंगेस्ट? तो सबके उसमें आएगा तो छोटा होगा। बताओ, नेसेसरी है? डिसाइड करो। क्योंकि अगर आपने आर को निकाल लिया तो लगभग क्वेश्चन खत्म है फिर उसके बाद। क्यों खत्म है भाई? क्योंकि एक और वैल्यू मिल गया तो उसके बाद फिर आप उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके बाकी तो निकाल ही लेंगे, क्योंकि हमने ये निकाल चुका है इसके बाद वैल्यू। अरे भाई, इसमें बहुत लॉजिक नहीं लगाना था आपको। P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T इज वॉट? 7500। P प्लस R कितना दिया हुआ है? P प्लस R क्या दिया हुआ है? S दिया हुआ है। क्या बच गया आपके पास? Q प्लस S प्लस T बच गया है। करेक्ट। इसके बाद T का वैल्यू क्या दिया हुआ है? Q प्लस R दिया हुआ है और S का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। तो बताइए क्या निकाल सकते थे आप? ऐसे ही निकल जाएगा। चलो लिखो और जल्दी से निकाल के बताओ भी किसका वैल्यू मिल रहा है आपको। और एस ऑलरेडी गिवन है आपको। एस कितना गिवन है? 2500, राइट? तो कितना हो गया? क्यू प्लस टी कितना हो गया? 5000। ओ, क्यू प्लस टी इज, एस का वैल्यू 2500 है, दो एस का वैल्यूज है, कितना हो गया? 5000। तो 5000 माइनस किया 7500 से, तो क्या मिल गया हमको? क्यू प्लस टी का वैल्यू। व्हाट इज क्यू प्लस टी का वैल्यू? 2500। करेक्ट। अब बताइए क्यू प्लस टी का वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? अरे, क्यू टी का वैल्यू भी गिवन है। व्हाट इज टी का वैल्यू? क्यू प्लस आर। यस और नो? तो क्यू प्लस आर है तो 2Q प्लस आर हो जाएगा। यस और नो? तो बनाइए, अभी बनाओ जल्दी, किसका वैल्यू निकल रहा है? थोड़ा ट्राई करो, मुझसे सॉल्व करवाओगे तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। करो करो, ट्राई करो। नहीं देखो, लॉजिकली बताइए कि कैसे कनेक्ट होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपका मेथड से कैसा है, इंपॉर्टेंट ये है कि लॉजिकली वो सही होना चाहिए। करेक्ट। आप टी की जगह पे क्यू प्लस आर रख सकते थे, है ना? तो ये इफेक्टिवली क्या बन जाएगा? क्यू प्लस आर इज 2500।
है ना। तो Q प्लस आर हमारे को पता है कि ये 2Q प्लस आर का वैल्यू कितना बनता है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, 1250 नहीं, 2Q हो रहा है। सो Q की वैल्यू डबल और R का वैल्यू मिलके 2500 बन रहा है। ये एक ही शर्त पे बनेगा, 2500 ऐसा, जब Q का वैल्यू कितना होना चाहिए 1000 और R का वैल्यू कितना होना चाहिए 500। और कोई तरीके से बन सकता है ये, नॉट पॉसिबल। अगर Q का वैल्यू आपने 2000 रखा तो यही 4000 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। Q का वैल्यू 1500 रखा तो यही कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा, जबकि हमको कितना देना है वो 2500। तो Q का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए 1000। सो दिस इज Q एक्चुअली, एंड दिस इज R। जो आपने कॉम्प्रिहेंड किया था R सब में है, तो इसलिए स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, वो भी करेक्ट है। वो बिल्कुल परफेक्ट कॉम्प्रिहेंशन था। मैंने उस समय इसलिए नहीं बोला क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कलेक्ट कनेक्ट कैसे आने वाला है। तो अभी आर हो गया, क्यू हो गया। अब बताइए किसका वैल्यू क्यू प्लस आर कितना होने वाला है टी। तो टी का वैल्यू कितना हो गया, ये टी हो गया, और ये क्या है 2000, 2000 क्या है टी प्लस आर। तो 1500 प्लस 500, तो ये क्या हो गया पी। तो ये लीजिए भाई, सारे पांचों बन गए। अब हमारे पास जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको भी हम कॉम्प्रिहेंड करके निकाल सकते हैं। एंड दिस इज, यू शुड हैव डन इट। 2Q प्लस आर का वैल्यू हमारे पास 2500 बनाने का एक ही तरीका है। बट यहाँ पे मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि कॉम्प्रिहेंशन और आपका लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तीन चार जगह पे हमने देखा ये लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहला तो ऑब्वियस सी बात है, हमने जब एक्स लेके प्रोसीड किया और हमने 500 का मल्टीपल 1/3 बोला, ये सब किया। दूसरा, ये जो मैंने कॉम्बिनेशंस दिए आपको 1 2 3 4 5, ये बहुत जरूरी थे। ये नहीं पिक होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। कर पाओगे क्या ये पिक कैसे हुआ, क्योंकि 500 के मल्टीपल में है। और 7500 को आप जब देखेंगे तो आप 500 करते हुए जाएंगे और सबको अलग अलग देना है, तो ये इसी पॉसिबल कॉम्बिनेशन में हो सकता है। यस और नो। चलो बताओ भाई, आंसर फॉर नाइन्थ। इफ P गिव्स 500 टू Q, P 500 रुपए किसको देता है Q को, तो ये 1500 हो गए इसके पास, और P के पास भी 1500 हो गए। देन हाउ मेनी ऑफ द गिवन पर्सन हैव द सेम अमाउंट। तो अभी P के पास भी 1500, T के पास भी 1500 और Q के पास भी 1500, तो कितने लोगों के पास है 3 लोगों के पास 1500। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट विथ S एंड N। S के पास कितना है 2500, और वाइफ N है, सॉरी ये N लिखिएगा। N के पास कितना है 11250। तो कितना हो जाता है रेशियो, 25 से कैंसिल किया, 25 टेंजा, 25 फोरजा, 25 फाइवजा, और ये 5 टूजा और 5 नाइनजा। तो व्हाट इज द रेशियो 2:9। इज इट क्लियर, वॉज इट अ गुड सेट। वो कॉम्प्रीहेंड करोगे, क्लिक होगा तो बराबर बनेगा। चलो, सो without wasting up much more in time, now let us proceed for 1 to 5 question. And after the session I will address CLAT 25 candidates। तो आप अपना फोन निकाल के जरा मैसेज कर दीजिए कि 10-15 मिनट लेट होगा आपको, ठीक है। तो CLAT 25 बैठे रहेंगे, बाकी सबको 665 तक हो जाएगा सेशन आई थिंक। चलो करो जरा दिस वन, लेट अस ट्राई दिस। कार्ड बनाओ भाई इसका, बहुत कैसे करेंगे इसको आप, हाउ टू स्टार्ट विद इट। बेस ईयर का वैल्यू नहीं है, सो वी कैन अज्यूम, व्हाट कैन बी द अजम्पशन, what can be the assumption? So Polaris and contingent. So Polaris can have as a two renowned companies हैं, इनका क्या है हमारे पास profit making. Polaris earned 30% of the profit in year 2007 and 8, and further it is increased it 40% in 2009. तो हमारे पास जो डेटा दिया है वो किससे कंपैरिजन करके दिया है, अज्यूम करो, वैल्यूज अज्यूम करो। एक चार्ट बनाइए पोलारिस एंड कॉन्टिंजेंट, और उनका आपको 2007 से लेके कहां तक का हमको डेटा दिया है 12 का, तो 5 इयर्स का डेटा बनाइए। ट्राई करो तो जितना नंबर्स आ रहे हैं, और एक एक को आप 100x ले सकते हो, एक को 100y ले सकते हैं। वाई 100 बिकॉज
100 कैलकुलेट करने में इजी जाएगा। एक्स और वाई लोगे तो थोड़ा दिक्कत करेगा। तो 100x 100y लेके जब प्रोसीड करना चालू करो तो मैं बनाता हूँ चार्ट इसका आपके लिए। तो पहले आप ट्राई करो जल्दी, केवल आंसर नहीं चाहिए अपने को, ट्राई करना है एक बार। रेवेन्यू क्या होता है? आपके लॉजिक से रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू मतलब जितने में आपने प्रोडक्ट को फाइनली बेचा है। सो रेवेन्यू इज नथिंग बट कॉस्ट विच इज एक्सपेंस प्लस द प्रॉफिट। तो एक्सपेंस और प्रॉफिट को जब आप ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? टोटल रेवेन्यू बनेगा। इफ सपोज इट इज सेइंग Polaris earned 30% of the profit. What does it mean? 30% उसका टोटल प्रॉफिट है। अगर उसका एक्सपेंडिचर 100 है तो रेवेन्यू कितना होगा? रेवेन्यू रेवेन्यू मतलब, अरे 100 अगर उसका एक्सपेंडिचर है, उसमें से 30% उसने प्रॉफिट अर्न किया, तो उसका रेवेन्यू कितना बन जाएगा? 130। 130 कैसे? एक्सपेंडिचर प्लस द प्रॉफिट इज इक्वल्स टू व्हाट? रेवेन्यू। तो एक कॉलम में एक्सपेंडिचर लिखो, एक कॉलम में प्रॉफिट लिखो, तो इनका टेंटेटिव रेवेन्यू बन जाएगा। यही वो बोल रहा है ना, रेवेन्यू मतलब इनकम। या इनकम बोला है उसने, इनकम और एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर? सो उसका उस ईयर का आपको कंपैरिजन मिल जाएगा कि कितना होने वाला है। लेट अस ट्राई। एक चार्ट बनाइए। पहले मैं पोलारिस का बनाता हूं, आप वैसे ही कॉन्टिजेंट का बनाइएगा। ठीक है, तो कितने ईयर्स हैं, क्या क्या आइटम्स होना चाहिए उसमें अपने पास? ईयर्स को अपन वर्टिकल कॉलम में रखते हैं, राइट? तो वर्टिकल कॉलम में रखते हैं पहले ईयर्स को। एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट है और रेवेन्यू है, करेक्ट? ये तीन चीजें हैं। पहले 2007, फिर 2008, 9, ये 10, 11 एंड 12। So this is 2007, 2008, 2009, 10, 11 एंड 12। और ये क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर। ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। और ये क्या हो जाएगा? इनकम। तो कॉलम ए, कॉलम बी एंड कॉलम सी। कॉलम सी इज व्हाट? ए प्लस बी। क्लियर है? तो अभी देखिए, हम किसी भी पर्टिकुलर ईयर में उसका हम एक्सपेंडिचर अगर 100 अज्यूम कर लें, तो हमारे पास उसका प्रॉफिट दिया हुआ है ना? सो इट इज सेइंग, मैं पहले किसके लिए बना रहा हूं? पोलारिस के लिए। पोलारिस के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर पोलारिस ने क्या है? 30% प्रॉफिट अर्न किया है 2007 एंड 8 में। सो मान के चलिए एक्सपेंडिचर यदि 100 है, प्रॉफिट कितना है? 30, तो इनकम कितना हो जाएगा? 130। वही 2008 में भी क्या है? सेम है। एंड फर्दर इट इज इंक्रीज बाय 40% इन 2009। तो अगर ये 100 है तो 40% इंक्रीज, तो इनकम कितना हो गया इसका? 140। हाउएवर इट प्रॉफिट डिक्रीजेड टू 20% इन 2010। ये 100 है, ये 20% है, ये कितना हो जाएगा? 120। इससे हमारे पास एक रेशियो मिल रहा है, टेंटेटिव डेटा मिल रहा है। ठीक है। अभी इसके बाद कॉन्टिजेंट की बात किया तो अभी फिलहाल मैं इसको नहीं देख रहा हूं। कहां पर लिखा है? पोलारिस इंक्रीज प्रॉफिट परसेंट टू 35% इन 11। सो 35% मतलब ये 100, ये 35, तो ये कितना हो गया? 135। और फिर यही चीज क्या हो जाने वाला है? 50% इन, 50% किसके लिए है? 2012। तो चलो फटाफट लिखो और ऐसे का ऐसा ग्राफ मुझे बना के दो। किसके लिए? कॉन्टिजेंट। जल्दी बनाइए चलिए, और फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे। प्रॉफिट 40 है, फिर उसके बाद प्रॉफिट 35 हो गया है। हाँ मतलब 100, अपन एक्सपेंडिचर को एक कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं 100, तो उस हिसाब से अपन देखेंगे तो 40% मतलब 40 रुपए कमाया, तो उस साल का उसका रेवेन्यू कितना होगा? 140। इनकम उसकी कितनी होगी? 140। बट लॉस नहीं, प्रॉफिट कम हो गया उसका। 40% प्रॉफिट से प्रॉफिट कितना हो गया? 35%। मतलब पहले 100 रुपए में वो 40 ही कमाता था, 40 कमाता था, अब 100 पे कितना कमा रहा है?
35 कमा रहा है। ठीक है, तो ये डेटा वही सेम रहने वाला है। बताइए क्या होगा। अब सबसे पहले 136 एंड 140 क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिए। आपका 136 का डेटा बन गया कॉन्टिंजेंट के लिए, है ना। तो क्या आंसर दिख रहा है? 11 से 12 क्या क्या नंबर्स हैं? ये 100 है, और ये कितना है? पहला वाला कितना है? 50 नहीं, 40 है ना। ये 40, ये 140 है। फिर इसके बाद ये वाला कितना है? और ये वाला 30, मतलब ये 130 है। ये वाला 45, और ये 50। अच्छा, एक और साल है 160। ऐसा टेबल बन गया आपका। हाँ, अब चलो बताओ 136 एंड 140 जो क्वेश्चन है, पहले 136 का आंसर बताइए। ध्यान से देखो आप। अगर 136 सही किया तो 140 भी सही कर पाओगे आप। लॉजिकली बताइए। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अभी तक समझना चाहिए था कि हमने 100 का जो बेस है दैट इज वी हैव अज्यूम, राइट। सो व्हेन वी आर अज्यूमिंग थिंग्स, इस पूरे डेटा में कहीं पे भी एक्चुअल कहीं वैल्यू दिया है? नहीं दिया है। तो उस एक्चुअल वैल्यू में जब तक नहीं दिया रहेगा, आप ये 150 को 160 से कंपेयर कर सकते क्या? दे आर अनकंपेरेबल। 150 तब जब हमने 100 अज्यूम किया, बट एक्चुअल एक्सपेंडिचर हमारे पास है ही नहीं। सो द डेटा गिवन हियर इज सो इनएप्रोप्रिएट कि ये आपको एक दूसरे से कनेक्ट करने में बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट इज द आंसर फॉर 136 एंड 140 बोथ? You cannot answer. You can't answer the first or last question, because in a simple sentence they are uncomparable. They are point wise, ये इंक्रीज जरूर दिख रहा है 10, इसको मार्क मत कर देना 10 आप। नो, दैट कैन बी एनीथिंग। दैट कैन बी, जब आप डेटा रखेंगे तो कंपैरिजन कुछ भी हो सकता है उसके बेसिस। इसो नो। सो व्हाट इज द आंसर? और इधर पे भी क्या आंसर होना चाहिए? वैल्यू नहीं दिए तो कंपेयर नहीं कर सकते ना, जब तक कोई ना कोई वैल्यू होना चाहिए। नहीं, एक्स का भी कंपैरिजन तो होना चाहिए। वहां रिलेशन कहाँ बताया कि 2011 का प्रॉफिट एंड 12 के प्रॉफिट, या 2011 का एक्सपेंडिचर एंड 12 का एक्सपेंडिचर, या फिर चलो इनकम का ही रेशो दे देता, तीनों में से कोई भी एक रेशो मिलता तो भी आप कंपेयर कर लेते कि 11 का 12 के साथ ये कंपैरिजन। पर यहाँ कुछ है ही नहीं। सो व्हाट 150 एंड 160 आर टू, मतलब हेवायर वैल्यूज है, कोई उनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं। तो इसलिए 136 एंड 140 तो स्ट्रेट अवे योर आंसर इज नहीं निकल सकता। अब देखो 138 क्वेश्चन करो, जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ आएगा। यहां आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई, बट क्या उससे हम आंसर निकालेंगे? दैट व्हाट वी नीड टू सी हियर। इफ द इनकम ऑफ कंटिंजेंट कंपनी इन 2008 was 200 crores, what was its profit in 2009? बताइए। 200 करोड़ का इनकम है, प्रॉफिट नहीं है, क्या है? इफ द कॉन्टिंजेंट कंपनी का, कॉन्टिंजेंट कौन सा है हमारा? ये वाला। ठीक है, और कौन से ईयर के लिए बोल रहा है? 07, 08, 09, 10, 11। अपन ने एक ज्यादा लिखा क्या? हाँ, बराबर 12। सो किस ईयर के लिए बोल रहा है? 2008 का 200 करोड़ इनकम है। 200 करोड़ किसके बराबर है बताएगा कोई? 135 के बराबर। तो ये 135 के बराबर 200 करोड़ है। अब आपको पूछा है प्रॉफिट ऑफ 2009। 2009 मतलब ये वाला वैल्यू 30। इज इट कंपेरेबल? आर दे पॉसिबल टू कंपेयर? अगेन द प्रॉब्लम इज 2008 का इनकम अब 2009 से कंपेयर कैसे करो? इज देयर एनी रिलेशन गिवन? आप सॉल्व करोगे ना तो ऑप्शन नंबर एबीसी में से कोई एक वैल्यू आ जाए, बट दैट इज ट्रू क्या? ये तब तक ट्रू नहीं है जब तक इनमें आपस में कुछ कंपैरिजन नहीं दिया होगा। तो अगेन व्हाट इज योर आंसर? डी नहीं है ना, बाकी निकलेंगे ना, इसलिए तो मैंने तीन ऑप्शंस निकाला आपको।
तीन आंसर पहले इसलिए निकाला। अब बताइए 137 एंड 139 को कैसे सॉल्व करना है अपने। लेट अस ट्राई 137। हाँ, रेशियो सेम होगा। हाँ, कौन से क्वेश्चन के लिए बोल रहे हो? 138 के लिए। 138 के लिए तो रेशियो वाइज विल दे बी सिमिलर। प्रॉब्लम क्या है? सपोज चलो मैंने 2009 का एक्सपेंडिचर 200 लिया, मान की चलिए 2009 का क्या लिया एक्सपेंडिचर 200, तो व्हाट विल बी द प्रॉफिट 60। तो 135 60 के से सेम आएगा और 135 30 से सेम आएगा। नहीं, वो हमने जस्ट एक डेटा कॉम्प्रीहेंड करने के लिए लिया हुआ है। और सेम क्यों लिया है? जस्ट टू गेट द डेटा जो परसेंटेज दिया हुआ है 100 100 100। आई हैव जस्ट कंसिडर्ड कि अगर हमें प्रॉफिट का परसेंटेज है तो इनकम क्या रेशो में आएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि ये 30 और ये 30 को मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। ये 30 वैल्यू वाइज सेम है क्या? नहीं है, ये बताया ही नहीं है। कहीं भी लिखा है कि बताओ मुझे आपस में कि ये रिलेशन, ये डेटा का ये डेटा से रिलेशन नहीं है। तो आप जो बोल रहे हो रेशो वाइज तब सेम होता जब हमारे को बताया होता कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। क्या बोल दिया होता? एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, देन तो सारे क्वेश्चन के आंसर निकल। तब तो कोई बात दिक्कत ही नहीं, तब तो फिर मैं 100 लेके जब जो मैंने 100 माना है ना उसका प्रॉब्लम क्या है? आई जस्ट कंसिडर टू कैलकुलेट इनकम, दैट्स इट। एक्सपेंडिचर को सेम नहीं बोला है। आप जो बोल रहे हो वो तब ट्रू होगा जब एक्सपेंडिचर वाकई में क्या होंगे, सेम है। आई हैव जस्ट अज्यूम्ड इट कि भाई एक्चुअल इनकम क्या हो सकती है इतना परसेंटेज का। अंडरस्टूड? इसलिए तीन क्वेश्चन स्ट्रेट अवे आंसर क्या देंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जल्दी से बताओ 137। ये निकल सकता है? क्यों निकल सकता है ये? क्योंकि ये टोटल प्रॉफिट को कंपेयर करवा रहा है। बताइए टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है पोलारिस का, कंपनी का 11 एंड 12 का। वेयर इज पोलारिस 11 एंड 12? दिस इज हाउ मच? 85। एंड टोटल प्रॉफिट ऑफ कॉन्टिजेंट इन 7 एंड 8। 7 और 8 क्या है? 75। ये निकल जाएगा। यस, प्रॉफिट में है इसलिए यू कैन कंपेयर। कितना हो रहा है ये? 17/15। नाउ 17/15 कैसे सॉल्व करना है हमको? लुक इट स्मार्टली, यू कैन राइट डाउन दिस। 17/15 इज 15/15 प्लस 2/15। ऐसा लिख सकता हूं। व्हाट इज 15/15? वन इज 100% एंड 2/15 विल बी हाउ मच? 1/15 इज लगभग 6%। 15 6 तो 2/15 इज लगभग 13 के आसपास होना चाहिए। दिस इज हाउ मच? 13। तो व्हाट इज योर आंसर? 113। अंडरस्टूड? ठीक है। 139। What is the difference between the company with the highest annual average profit percentage, that of the company with the lowest annual average profit percentage? तो क्या करना होगा इसमें? क्या करना क्या पड़ेगा बताइए? अरे प्रॉफिट का एवरेज निकालना है दोनों प्रॉफिट्स का और दोनों को कंपेयर करना है। तो बताइए एवरेज कितना आ रहा है दोनों का प्रॉफिट का? इनका एवरेज कितना होगा? ये प्रॉफिट्स का एवरेज कितना होगा? इन सबका समेशन कितना हो रहा है? जोड़ो। दिस इज 195 अपॉन हाउ मच?
6, 195/6, और इनका समेशन कितना आ रहा है? कितना है? 260 है। यस, 260। 260/6, ये दोनों का क्या निकालना है आपको? डिफरेंस। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है डिफरेंस। 195/6 इज हाउ मच? 6 3 कितना होता है? 115। 6 2 15, और कितना बचा है? 3। 6 5, राइट। और ये वाला 6 4 एंड 43.33। तो व्हाट इज द डिफरेंस? करेक्ट, 9.17। नहीं, एवरेज लिखा है ना। हाईएस्ट मतलब दोनों में से कोई एक हाईएस्ट एक लोएस्ट है। हाँ, कंपनी विद द हाईएस्ट, कंपनी विद द लोएस्ट, दो ही कंपनी है, तो एक हाईएस्ट है और एक, यस और नो? ठीक है।